नमस्कार, 22 जुलाई 22 खबरें देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत सोनीपत से करते हैं। सोनीपत जिले के नाहरा गांव से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य स्तरीय अमृत सरोवर मिशन शुभारंभ किया। इसके तहत प्रदेश भर के 111 तालाबों में अमृत सरोवर मिशन के तहत काम शुरू किया। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश की सरकार ने अब तालाबों का कायाकल्प करने का बीड़ा उठाया है और उसी के तहत सोनीपत के गांव नाहरा में आज अमृत सरोवर कार्यक्रम के तहत जो है उद्घाटन किया है और जहां जोहड़ के किनारे पहुंचकर उन्होंने विधिवत रूप से शुरुआत की है। जहां नारियल फोड़ा गया, उसके बाद कस्सी चलाकर यहां पर जीर्णोद्धार जो है वो किया जा रहा है। गौरतलब ये है कि 111 स्थानों पर जो है इस प्रकार का कार्यक्रम आज पूरे प्रदेश भर में चलाया गया है और प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से खास तौर पर ग्रामीण स्तर पर जिस प्रकार तालाबों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है, अब उनका उद्धारीकरण कर रही है और लिहाजा यह एक अनूठी पहल है। जिस प्रकार से भूमिगत जल लगातार खराब हो रहा है, इसी को लेकर प्रदेश की सरकार प्रयास कर रही है। आने वाले समय में यह एक अच्छी मुहिम साबित होगी। प्रदेश भिवानी में भी राज्य स्तरीय अमृत सरोवर मिशन शुभारंभ किया गया। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि परंपरागत जल स्रोत हमारी प्राचीन धरोहर है, इसे संजोकर रखना नैतिक दायित्व है। देखिए रिपोर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री निर्मल सरोवर मिशन परियोजना के तहत आज पूरे हरियाणा में 111 जगहों पर एक साथ तालाबों के सुंदरीकरण का कार्य का शुभारंभ किया गया। जहां मुख्यमंत्री के द्वारा सोनीपत से इस कार्य का शुभारंभ ऑनलाइन किया गया, वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें प्रदेश के दूसरे जिलों में भी इसी तरह से सांसदों विधायकों के द्वारा निर्मलीकरण का कार्य शुरू किया गया। भिवानी की अगर बात करें 7 जगहों पर, चाहे बात कृषि मंत्री जेपी दलाल के द्वारा पहल में निर्मलीकरण के कार्य की शुभारंभ की करें या फिर चहड़ कला में भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह की बात करें या फिर इसके अलावा बलियाली में भवानी खेड़ा का विधायक दिसंबर वाल्मीकि और साथ ही साथ भिवानी के विधायक गणेश के द्वारा देवसर से निर्मलीकरण के कार्य की शुरुआत की बात करें, उसके साथ साथ चांद कलिंगा में भी निर्मलीकरण के कार्य का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि पूरे देश भर में करीबन 50,000 के करीब तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जहां जल संरक्षण की मुहिम को तेज किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ न केवल तालाबों के संरक्षण के साथ साथ वहां पर उनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा, बल्कि हरा भरा भी उनको बनाया जाएगा। बहरहाल अगर पूरे हरियाणा की बात करें 1650 ऐसे तालाब उनको सौंदर्यीकरण किया जाएगा और साथ ही साथ जहाँ तक जिक्र किया जाए प्रत्येक सांसद को 75 ऐसे तालाब दिए गए हैं। भिवानी में भी इसी तरह से आज जब 7 तालाबों के निर्मलीकरण व सौंदर्यीकरण के कार्य का आगाज किया गया तो उस पर भी करोड़ों की राशि खर्च की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। कुरुक्षेत्र जिले के 5 तालाबों को प्रथम चरण में अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने की पहल का शुभारंभ किया गया। उपायुक्त कुरुक्षेत्र ने की रिमिच गांव में 15 एकड़ के सरोवर से और वहीं खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने अरनेचा गांव से योजना की शुरुआत की। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आज अमृत महोत्सव योजना का शुभारंभ 5 विभिन्न स्थानों से किया गया। थानेसर के किरमिच, लाडवा के नखरोजपुर व बूढ़ा, शाहबाद के त्योड़ा व पेहवा उपमंडल के गांव अरनेचा से इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शुभारंभ हुआ। पेहवा के अरनेचा गांव में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह के कर कमलों से अमृत सरोवर योजना की शुरुआत हुई तो किरमिच में उपायुक्त मुकुल कुमार पहुंचे। उपायुक्त ने बताया कि प्रदेश में 1600 तालाबों को अमृत सरोवर में बनाया जाएगा तो कुरुक्षेत्र जिले में 75 अमृत सरोवर बनेंगे। इन सरोवरों से जिले को डार्क जोन बनने से रोकने के साथ साथ वाटर रिचार्ज कर गिरते भूजल को भी ऊपर उठाया जा सकेगा। कुरुक्षेत्र से राजीव बरोड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। वहीं पलवल में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर तालाबों की पुनरुद्धार की योजना अमृत सरोवर मिशन का शुभारंभ किया गया। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में अमृत सरोवर योजना के तहत 111 जगह कार्यक्रम के आयोजन किए गए। वहीं पलवल में भी आज गांव अलावलपुर में अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब सौंदर्यीकरण का शुभारंभ
पृथला विधायक नैनपाल रावत ने किया और मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित भी किया। वहीं विकास कार्य को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसी भी सूरत में कोई भी विकास कार्य अधूरे नहीं छोड़े जाएंगे और विकास खजाना पूरी तरह खुला हुआ है। जो कार्यों के लिए जनता की डिमांड आएगी उनको प्राथमिकता के तौर पर पूरा किया जाएगा। वहीं विधायक नैनपाल रावत ने गांवों के लोगों को उनकी कुछ मांगे थी उनको तुरंत प्रभाव से पूरा करने का आश्वासन भी दिया और कहा मुख्यमंत्री के खजाने में कोई भी कमी नहीं है और जो उनकी मांगे हैं वे बिना पढ़े उन्हें मंजूर कर रहे हैं। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज, पलवल। तो वहीं हिसार के गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय में बीजेपी की तरफ से राज्य स्तरीय महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश के 300 मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारियों और मंडल पालकों ने हिस्सा लिया। देखिए रिपोर्ट। हिसार के गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय में बीजेपी द्वारा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जन सेवा के 8 साल पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर हरियाणा के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ सहित प्रदेश के मंडल और सभी कार्यकर्ताओं ने यहां भाग लिया। ओपी धनखड़ ने यही कहा कि जो हमने कार्य की है इसको लेकर प्रत्येक आदमी 100 आदमी को जोड़ेगा और आने वाले निकाय के चुनाव में सभी अपनी भागीदारी निभाएंगे। हिसार के गुरु सरकारी कर्मचारी की कमीशन लेने का वायरल वीडियो पर सवाल पूछने पर मंत्री देवेंद्र सिंह बबली भड़क गए। फतेहाबाद पहुंचे देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि पहले की सरकारों में होता था कमीशन खोरी का खेल। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी नेता या अफसर भ्रष्टाचार में शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फतेहाबाद के गांव समयान में अमृत सरोवर परियोजना के तहत आज कृष्ण पौंड का शिलान्यास किया गया, जिसमें पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली पहुंचे और मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की। उनके द्वारा मीडिया से भी बातचीत की गई और भ्रष्टाचार को लेकर काफी अहम मुद्दा बताया गया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार चरम पर था, पिछले नेता दलाली करते थे, लेकिन अब उनके राज में इस तरह की कोई भी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी नेता या अफसर भ्रष्टाचार करता नजर आया तो वो सलाखों के पीछे होगा। देवेंद्र सिंह बबली के द्वारा आज गांव समयान में कार्यक्रम में शिरकत की गई और 38 लाख रुपए की लागत से कृष्ण पौंड का शिलान्यास भी किया गया। फतेहाबाद से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए जितेंद्र मोंगा। फरीदाबाद में कांग्रेस का विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिरकत की। हुड्डा के साथ नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। देखिए रिपोर्ट। फरीदाबाद के दशहरा ग्राउंड में आयोजित विपक्ष आपके समक्ष रैली में आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित तमाम कांग्रेस के दिग्गज यहां पर मौजूद रहे। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी वहां पर मुख्य रूप से मौजूद रहे। इसके अलावा उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल है, चाहे वो पानी का मुद्दा हो या फिर टूटी हुई सड़कों का मुद्दा हो या फिर बिजली का मुद्दा हो। बीजेपी सरकार की नीतियों से लोग पूरी तरह से तंग आ चुके हैं। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि वे बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें ताकि प्रदेश को दोबारा से विकास की पटरी पर लाया जा सके। इस मौके पर जो रैली के आयोजक हैं विजय प्रताप सिंह, उन्होंने भी पहुंचे लोगों को संबोधित किया। लेकिन देखना होगा कि जिस तरीके से हुड्डा ने लोगों में जोश भरने का काम किया तो आखिर वो जोश क्या कुछ रंग लाता है। फरीदाबाद से इंडिया न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। चरखी दादरी अदालत परिसर में अचानक 3 बदमाश घुस गए और वहां एक आरोपी पर फायर कर दिया। इस घटना के तुरंत बाद अदालत परिसर में तैनात पुलिसकर्मियों की तरफ से अदालत परिसर के अंदर के सभी रास्ते बंद कर दिए गए और DRASF टीम की तरफ से अदालत परिसर के सभी बाहरी गेटों को अपनी सुरक्षा में ले लिया गया। देखिए रिपोर्ट। चरखी दादरी न्यायिक परिसर में उस वक्त हड़कंप की स्थिति देखी गई जब 3 बदमाश अदालत परिसर में घुस आए थे। जी हाँ, ये कोई वास्तविक मंजर नहीं था, लेकिन एक मॉक ड्रिल थी। इस मॉक ड्रिल के दौरान
न केवल कर्मचारियों की दक्षता मापी गई बल्कि साथ ही साथ उनको किस तरह के प्रशिक्षण की आवश्यकता है, ये तमाम चीज़ें परखी गई। डीएसपी राम सिंह बिश्नोई के नेतृत्व में की गई स्मोक ड्रिल के दौरान 3 बदमाश अदालत परिसर में जो घुसे थे उनको दबोचा गया, एक को गोली भी लगी और इस गोलीबारी के दौरान वो घायल भी हुआ था। घायल को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में ले जाए जाने की ड्रिल भी की गई थी। डीएसपी राम सिंह बिश्नोई के मुताबिक कर्मचारियों की दक्षता मापे जाने के मकसद से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था कि आखिर आपातकाल के दौरान किस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए, किस तरह के इंतजाम हैं और कर्मचारी कितने दक्ष हैं, ये तमाम चीजें परखी गई, जांची गई। चरखी दादरी से शौर्य नील लहरी में वीडियो जर्नलिस्ट अवस्थी के साथ रविजान राय, इंडिया न्यूज हरियाणा। स्मार्टफोन निर्माता चीनी कंपनी Xiaomi पर ईडी अपना शिकंजा कसता जा रहा है। शनिवार को इस मामले में गुरुग्राम में बड़ी कार्रवाई करते हुए ईडी ने बैंक खातों में जमा Xiaomi इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 5,551.27 करोड़ रुपए जब्त कर लिए हैं। देखिए रिपोर्ट। परिवर्तन निदेशालय ने Xiaomi इंडिया पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 5,551.27 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। Xiaomi इंडिया की बात की जाए जो कि 2014 से भारत में अगर बात करें कहीं ना कहीं परिचालन शुरू किया था और जो कहा जा रहा है कि 2015 से इसने पैसा विदेश में 3 कंपनियों पे रॉयल्टी के नाम पर भेजा जा रहा था, जो कि कहीं ना कहीं अगर विदेशी मुद्रा के तहत इनके ऊपर कार्रवाई की गई। आपको दिखाना चाहेंगे गुरुग्राम के इफ्को चौक पर भी ये Xiaomi इंडिया का ऑफिस है, कॉरपोरेट ऑफिस है। यहाँ पर भी कुछ दिन पहले अगर बात की जाए तो परिवर्तन निदेशालय की टीम पहुंची थी और बाकायदा पूरी जांच की गई थी। ना सिर्फ यहाँ बल्कि जो बेंगलोर में मेन ऑफिस है उस पर भी बड़ी कार्रवाई की गई थी। यहाँ अगर बात की जाए Xiaomi इंडिया का जो पैसा जो अगर बात करें जो जब्त किया गया है वो विभिन्न खातों के अंदर था, जो कि फिलहाल जब्त किया गया है 5,551.27 करोड़ रुपए की राशि है, जो कि परिवर्तन निदेशालय ने जब्त की है। Xiaomi इंडिया की बात की जाए यूँ तो चाइना बेस्ड ये कंपनी है, लेकिन भारत में क्योंकि 2014 से परिचालन कर रही थी और किस तरीके से 2015 से रॉयल्टी के नाम पर 3 विदेशी कंपनियों पे पैसा भेजा जा रहा था। हालांकि उनके साथ ऐसा कोई करार अभी तक सामने नहीं आया था, जिसके बाद 5,551.27 करोड़ रुपए की ये राशि परिवर्तन निदेशालय द्वारा जब्त की गई है, जो कि एक बड़ी कार्रवाई परिवर्तन निदेशालय की कही जा रही है। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। पूरा प्रदेश बिजली के संकट से जूझ रहा है। पंचकुला जिले में भी बिजली की किल्लत से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वैसे ही हरियाणा वासियों को बिजली के कटों ने परेशान कर दिया है। हरियाणा का जो ग्रामीण एरिया हो वहाँ तो बिजली की किल्लत सामने आ ही रही है, वहीं इसके साथ साथ शहरी एरिया में यानी जो अर्बन एरिया है वहाँ भी बिजली के बड़े लंबे कट लग रहे हैं, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक और जहाँ तापमान बड़ा बढ़ा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर बिजली के कटों के कारण लोगों के पसीने छूट रहे हैं। ऐसे में कई शहरों के अंदर जहाँ पानी की किल्लत सामने आ रही है, वहीं दूसरी ओर इसके साथ साथ लोगों को रहने में, सोने में, खाना बनाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा की घोषित राजधानी पंचकुला के अंदर भी यही हालात हैं। पंचकुला का जो अर्बन एरिया है वहाँ हर रोज 4 से लेकर 5 घंटे के बिजली कट लग रहे हैं, जबकि ग्रामीण एरिया में इन कटों की संख्या ज़्यादा है। ऐसे में लोगों के लिए बिजली संकट ने बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो भीषण गर्मी के बीच बिजली के अनचाहे कटों ने लोगों की रातों की नींद और दिनों का चैन उड़ा रखा है। ऐसे में अब बिजली विभाग ने बिजली के कटों को लेकर शेड्यूल जारी किया है, जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कितने और कब बिजली के कट लगेंगे इसके बारे में जानकारी दी गई है। अंबाला बिजली विभाग के एसई ने बताया कि अब तक जितनी भी बिजली के कट लगते रहे वो अनशेड्यूल कट लगते रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता था कि कब बिजली जाएगी और कब आएगी, जिसको देखते हुए बिजली विभाग ने बिजली के कटों का शेड्यूल जारी किया है। बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ, लाइट होती ही नहीं है।
सारा का सारा बिजनेस ठप हुआ पड़ा है। जो हम लोगों ने कारीगर वर्कर्स रखे हैं उनको भी खाली बैठा के हमें सैलरीज देनी पड़ रही हैं। इस हिसाब से हमारे लिए बिजनेस चलाना बहुत मुश्किल है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हम सर फ़ोन करते हैं, उन्हें वो फ़ोन उठाते नहीं हैं, अवेलेबल वो लोग होते नहीं, उनके पास भी इसका कोई अच्छा जवाब नहीं होता। पिछले 15 से 20 दिनों से बिजली ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, जिस कारण सारा काम बाधित हो रहा है। दुकान का किराया 25,000 रुपये प्रति माह है। अब हम कहाँ से निकालेंगे बताओ। ग्राहक आता है, लाइट नहीं होती, लाइट आएगी तो सारा दिन कट के कारण बिजली की वोल्टेज फ्लक्चुएट करती रहती है। बताओ हम क्या कर सकते हैं। यह सरकार को देखना चाहिए भी हम कहाँ से सर्वाइव करें। कंप्लेंट की नहीं करने की कई बार कोशिश की, लेकिन सरकार बिजली बोर्ड वालों को नंबर ही नहीं मिलते। कभी नंबर मिलते हैं तो फ़ोन नहीं उठाते। नुकसान तो बहुत होता है दिन का। हर कस्टमर वापस जा रहा है। सुबह 8 बजे कट लगना शुरू होता है, हम 8 बजे दुकान पे आते हैं, 1 घंटा बिजली भी नहीं आती। शेड्यूल के अनुसार लाइट नहीं आ रही। भीषण गर्मी के बीच लोगों का जीना मुहाल हो गया है। रेवाड़ी में बीते 10 दिनों की बात करें तो तापमान 45 डिग्री के आसपास चल रहा है, जिसके चलते आसमान से भीषण आग बरस रही है। भीषण गर्मी के बीच बिजली कटों के चलते हालात और अधिक गंभीर हो गई है। देखिए रिपोर्ट। रेवाड़ी में लगातार तापमान 45 डिग्री पर बना हुआ है। अमूमन जो तापमान जून महीने में रहता था, अब अप्रैल माह में तापमान इतना ज़्यादा बढ़ने से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। ऐसे में लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेवाड़ी की बात करें तो लगातार भीषण गर्मी के बीच बिजली संकटों का भी सामना करना पड़ रहा है। यूँ तो सरकार ने शहरी क्षेत्र में 6.5 घंटे का बिजली कट निर्धारित किया है, लेकिन जिस तरह से बीते दिनों की बात करें तो रेवाड़ी शहर में अकेले 10 से 12 घंटे का बिजली कट लगाया जा रहा है। आखिर ये बड़ा सवाल है कि जिस तरह से घोषित बिजली कट हैं और बावजूद इसके 5 से 7 घंटे का एक्स्ट्रा कट लगाया जाए, लोगों का जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। वहीं पूरी तरह से जनजीवन भी ठप होता नजर आ है। बात करें इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री में यूँ तो रात 8 से सुबह 4 बजे तक कट लगाया गया, लेकिन कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि रेवाड़ी शहर की बिजली काटकर इंडस्ट्री को दी जा रही, जिससे कि शहर में अतिरिक्त कट लगाए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि भीषण गर्मी के बीच जिस तरह से बिजली संकट गहराया हुआ है, बड़ा ही परेशान करने वाला है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो बिजली संकट के साथ पेयजल संकट भी खड़ा हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से पेयजल आपूर्ति का समय जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से निर्धारित किया जाता है, ऐसे में जो समय पर पानी की सप्लाई होनी होती है, बिजली कट कर दी जाती है। बिजली कट होने के चलते लोगों को पानी की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते लोगों को पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर दावे सरकार व बिजली निगम की ओर से लगातार किए जाते हैं कि बिजली में सुधार किया जाएगा, लेकिन दावों और हकीकत में काफ़ी अंतर है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। सिरसा जिले के 4 बीडीपीओ पर सस्पेंड की गाज गिरने के बाद एक बार फिर उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। पंचायत विभाग की तरफ से सस्पेंड किए गए सभी 4 बीडीपीओ सहित एक एपीओ और एक जेई के खिलाफ अब सिविल थाना लाइन सिरसा में मामला दर्ज करवाया गया है। पंचायत विभाग के अधिकारियों ने कल सिविल लाइन थाने में ये मामला दर्ज करवाया था, जिसके तहत पुलिस ने अब विभिन्न धाराओं के तहत सभी 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आपको जानकारी दे दें कि सिरसा जिले के कई खंडों में हाई मार्क्स सोलर लाइट लगाने का ये मामला था और नियमों को ताक पर रखते हुए ये सोलर लाइट की खरीद की गई थी। तो वहीं करनाल के कलहेड़ी गांव के सरकारी स्कूल में चल रहे विवाद को लेकर एससी समाज के परिवार अपने बच्चों को लेकर घरौंडा थाने पहुंचे। स्कूली छात्रों ने इस मामले की जांच करे पुलिस अधिकारियों के सामने स्कूल में उनके साथ हुए घटनाक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। देखिए रिपोर्ट। कलहेड़ी गांव के सरकारी स्कूल में शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आज एससी परिवारों के लोग अपने बच्चों को लेकर घरौंडा थाने में पहुंचे थे, जहां स्कूली छात्रों ने पुलिस टीम के सामने अपने बयान दर्ज कराए। छात्रों ने आप बीती में बताया है कि किस तरह से स्कूल में ट्रेनी टीचर दीपांशु उनके साथ जातीय भेदभाव कर रहा था। इसके अलावा छात्रों ने स्कूल के एक और टीचर पर भी इस तरह के आरोप लगाए हैं। हालांकि पुलिस अब इस मामले में आरोपी टीचर दीपांशु के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर चुकी है, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। थाने पहुंचे पीड़ित परिवारों ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग करते हुए आरोपी टीचर की जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। कलहेड़ी गांव।
महेंद्रगढ़ के गांव बूचावास में अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर धरना दिया गया। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने लोगों ने धरने में पहुंचकर अपना समर्थन दिया। देखिए रिपोर्ट। सेना में अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर आज महेंद्रगढ़ के बूचावास गांव में एक दिन का अनशन व धरना दिया गया। इस संबंध में वहां पर अनेकों सामाजिक संगठनों के लोग पहुंचे और उन्होंने ये सरकार से मांग की कि सेना के अंदर अहीर रेजिमेंट का गठन किया जाए, क्योंकि पिछले लंबे समय से अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर गुड़गांव में धरना प्रदर्शन चल रहा है। लोगों ने कहा कि अहीर समाज का एक लंबा इतिहास रहा है और हमेशा देश की रक्षा के लिए इन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अहीरवाल क्षेत्र में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और सरकार तक आवाज़ पहुंची जाएगी ताकि अहीर रेजिमेंट का गठन किया जा सके। प्रदीप बालरोडिया, इंडिया न्यूज़ में। यमुनानगर में बदमाश बेखौफ हो चुके हैं। आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें सरेआम दिन दहाड़े गुंडागर्दी की तस्वीरें आती हैं। मामला यमुनानगर के सजोरा का है, जहां पर कमलजीत नाम के एक युवक की 8-10 बदमाशों ने बुरी तरह से लाठी डंडों में तेजधार हथियारों से पिटाई कर दी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक अपने घर से बाहर किसी दुकान पर सामान लेने गया था, तभी 2 कारों में सवार आए युवकों और लाठी डंडों और गंडासियों से इस युवक को पीटना शुरू कर दिया। जिला पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी लोगों की तलाश जारी है और जल्द ही इन सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 2 आदमी अरेस्ट कर दिए हैं और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनके लिए हमने टीमें बनाई है। जल्द ही वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनको सख्ती से कार्रवाई करके उनको सजा दिलवाई जाएगी। ऐसा कुछ नहीं, हमने सभी जगह 307 लगाई है जो एज पर लॉ सेक्शन बनती है IPC की, वो हमने इसमें लगाई है और सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए हमने इसमें जो कानूनी कार्रवाई बनती है एज पर लॉ वो कर रहे हैं। 7-8 टीमें बनाई है, CIA 1, CIA 2 और 2 DSP सुपरविजन के लिए लगाए हैं। मैं खुद ही मॉनिटर कर रहा हूँ। अब साइबर की हेल्प ली जा रही है। जल्दी ही सारे दोषियों को पकड़ लिया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।